प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आप क्लास 9th लोकतांत्रिक राजनीति पुस्तक का तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, चुनावी राजनीति। आज आपकी टॉपिक है चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है। व्हाट इज़ आवर इलेक्शन सिस्टम। चुनाव की प्रणाली क्या है। तो क्या आपके देश में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक चुनाव कहलाएंगे? तो इस सवाल का जवाब देने के लिए या जानने के लिए आपको अपने देश भारत में चुनाव किस तरह होते हैं इसको समझना पड़ेगा। और आपके यहाँ यानी हमारे देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, तभी आप जो है कि ये जान पाएंगे कि आपके देश का चुनाव लोकतांत्रिक है या नहीं है। तो पूरे टॉपिक को आप एक एक करके ध्यान से समझेंगे। तो आपके देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए हर 5 वर्ष बाद चुनाव होता है और 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त भी हो जाता है। लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती हैं। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे से अंतराल में अलग अलग दिनों में चुनाव होते हैं और इसे सामान्य भाषा में आप आम चुनाव कहते हैं, जनरल इलेक्शन कहते हैं। कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है, जैसे यदि किसी विशेष परिस्थितियों में यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी सदस्य की मौत हो जाती है या वह इस्तीफा दे देता है तो उस निर्वाचन क्षेत्र की सीट खाली हो जाती है। तो ऐसे में भी चुनाव होता है, लेकिन इसे हम लोग उपचुनाव कहते हैं। आपको इस अध्याय में आम चुनाव पर ही ध्यान केंद्रित करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आपके देश में भारत में चुनाव की प्रणाली क्या है। तो सबसे पहले इसमें जानेंगे आप चुनाव क्षेत्र। तो आपने इससे पहले देखा कि हरियाणा के लोगों ने 90 विधायकों का चुनाव किया। तो संभव है आपने सोचा हो कि उन्होंने ऐसा कैसे किया होगा। क्या हरियाणा का हर व्यक्ति सभी 90 विधायकों के लिए वोट देता है? तो शायद आपको भी मालूम होगा कि ऐसा नहीं होता। अपने देश में हम क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व की प्रणाली से काम करते हैं। तो चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है। इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं? चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है और हर क्षेत्र को निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। और एक क्षेत्र में रहने वाला मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। यानी कि एक जो मतदाता है वो पूरे देश में प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं करता है, बल्कि अपने क्षेत्र से एक प्रतिनिधि का चुनाव करता है। तो लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है और हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं। तो लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता है, हर वोट का मूल्य बराबर होता है।
या हर वोट का मूल्य बराबर है। इसलिए हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफ़ी हद तक एक समान हो, इस बात का ध्यान रखा जाता है। और इसी को ध्यान में रखकर जनसंख्या को आधार बना करके निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है। ये तो जो है पूरे देश के लिए, जो संसद का जब चुनाव होगा तो उसके लिए यह व्यवस्था है। इसी तरह से राज्यों के लिए भी व्यवस्थाएं हैं। जो राज्यों में विधानसभाएं होती हैं उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। अब किसी राज्य में विधानसभा की सीटें अधिक होती हैं, किसी राज्य में कम होती हैं। जैसे आपने पढ़ा कि हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीट थी, 90 सीटें थी। अब आपको पता करना है कि आपके प्रदेश उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं, ये आपको पता करके मुझे बताना है। आप मुझे व्हाट्सएप पर बताएंगे खोज करके कि आपके उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि किसी राज्य में जो विधानसभा की सीटें अधिक होती हैं या किसी राज्य में कम होती हैं, वह राज्य के क्षेत्रफल और राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। यानी जिस राज्य का क्षेत्रफल और जनसंख्या अधिक होगी वहाँ पर विधानसभा की सीटें, विधानसभा के लिए जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उनकी संख्या भी अधिक होगी, और छोटे हैं तो कम होगी। तो प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र भी आते हैं। ये ध्यान रखना है कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बड़े होते हैं, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। और यही व्यवस्थाएं जो है पंचायतों और नगर पालिका के चुनाव में भी की गई है। प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है, जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र ही होंगे या कहे जाते हैं। और प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव भी किया जाता है। जिस तरह से संसद और विधानसभाओं के लिए है, उसी तरह से आप देखेंगे कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें जो है पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है, जो कि गांव के लिए वो निर्वाचन क्षेत्र ही हो जाएगा। कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है, सीट, क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि लोक दल ने हरियाणा की 60 सीटें जीती, तो इसका मतलब है कि विधानसभा के 60 निर्वाचन क्षेत्रों से लोक दल के 60 लोग जीतकर राज्य विधानसभा में पहुंचे थे। यह जो है कि आपको स्पष्ट हो गया होगा कि निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, इसका निर्धारण कैसे होता है। अलग अलग जो है कि स्तरों पर जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उनकी व्यवस्थाएं भी अलग होती हैं। जैसे संसद के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, विधानसभाओं के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र, और पंचायती राज व्यवस्था में भी वही व्यवस्था लागू की जाती है। अब इसके बाद इसमें आप एक और चीज़ देखेंगे, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। इसको भी आपको समझना है कि ये क्या होता है। तो हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने, यानी चुनाव में वोट देने का और चुनाव में लड़ने का भी अधिकार देता है। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को चिंता थी कि संभव है कि खुले चुनावी मुकाबले में जो कुछ समाज के कमज़ोर समूह, कमज़ोर तबकों के लोग हैं, वो लोकसभा और विधानसभाओं में पहुंच ही न पाएं। असंभव है कि चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क ऐसे लोगों के पास न हो।
तो क्या होगा? तो जो संसाधनों वाले लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, जो धनी व्यक्ति लोग हैं समाज में, वे कमज़ोर समूहों को चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। वो उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे। और अगर ऐसा होता है तो संसद और विधानसभाओं में हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज़ ही नहीं पहुंच पाएगी, उनका प्रतिनिधित्व ही नहीं हो पाएगा। इससे हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का जो चरित्र है वो कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि उसमें सबको बराबरी का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची, और इसी कारण कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षित है, तो कुछ क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सुरक्षित है। तो अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीटें होती हैं उस पर केवल उसी वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, और इसी प्रकार जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं उस पर उसी वर्ग के लोग चुनाव लड़ सकते हैं। और आपके देश की लोकसभा में 84 सीटें जो है अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं, और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। यह जो आंकड़ा है ये 26 जनवरी 2019 का है, और ये सीटें पूरी आबादी में इन समूहों के हिस्से के अनुपात में हैं। ये यूँ ही दान में नहीं दी गई हैं, बल्कि जो SC और ST का कमज़ोर तबका आपके देश में है, उनका देश की आबादी में उतनी संख्या है, और उसी संख्या के अनुपात में 84 सीटें SC के लिए और 47 सीटें जो है ST के लिए लोकसभा में आरक्षित की गई हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो आपके देश में 84 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिसमें कि अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या अधिक होगी, उसमें सिर्फ उसी वर्ग के लोग चुनाव लड़ सकते हैं। इसी तरह से ST के लिए भी है। तो कमज़ोर समूहों के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई है। और आपको यह पता होगा या आप देखते होंगे कि आरक्षण की यह व्यवस्था जिला और स्थानीय स्तर पर जो लागू की गई है, उसमें अनेक राज्यों में अब ग्रामीण पंचायतों में, शहरी क्षेत्र में जो नगर पालिकाएँ होती हैं या नगर निगम होते हैं, जो कि स्थानीय निकाय कहे जाते हैं, वहाँ भी अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी आरक्षण लागू हो गया है। और आप देखते होंगे कि आपके गांव में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि ग्राम प्रधानी में आप देख सकते हैं कि इस बार की जो ग्राम प्रधानी की सीट है, तो उसमें जो है कि कोई अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति जो चुनाव में खड़ा हो सकता है, या अनुसूचित जाति की कोई महिला ही चुनाव में खड़ी हो सकती है, ऐसा देखने को मिलता है। तो यह हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत ही सारी चीज़ें लागू होती हैं। इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी जो स्थानीय निकाय हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि 1/3 सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित की गई हैं। लेकिन बच्चों, यह व्यवस्था स्थानीय निकायों में, महिलाओं के लिए आरक्षण तो स्थानीय निकायों में निश्चित रूप से लागू है, लेकिन महिला आरक्षण बिल आज भी आपके देश की संसद में अटका हुआ है और अभी वो पास होना बाकी है। आगे आने वाले दिनों में हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो मतदाता सूची है, वोटर लिस्ट है, इसके बारे में कल की क्लास में जानेंगे, देखेंगे। इसमें कुछ आपको ये एक्टिविटी के रूप में दिया गया है
लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र यहाँ पर दिखाया गया भारत में, जो कि 543 हैं, और इसमें किस राज्य में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं ये आप इसमें देखेंगे, और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आप इसमें देंगे। ये क्रियाकलाप के रूप में बच्चों हैं, इसको करना आपके लिए अनिवार्य है। इसी तरह से ऊपर भी एक चित्र गुलबर्गा संसदीय क्षेत्र और कर्नाटक का गुलबर्गा कलाबुर्गी का दिया गया है। इस पर भी जो है कि क्रियाकलाप है, इसको भी आप अपने से करेंगे। तो हम लोग फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।